हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में जैसा कि पिछले वीडियो में आप जानते हैं हमने डिस्कस किया था आर्टिकल 24 को डिटेल में, और लगातार जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 14 से लेकर अभी तक का सारा डिस्कशन हमारा कंप्लीट हुआ है। अभी हम जो हमारे सामने क्वेश्चन है वो है कि डिस्कस अबाउट आर्टिकल 25 इन डिटेल अलॉन्ग विथ शाह बानो केस एंड शायरा बानो केस। यानी शाह बानो केस के बारे में हमें डिस्कस करना है और शायरा बानो केस के बारे में डिस्कस करना है आर्टिकल 25 में। तो सबसे पहले हम इस बात को समझेंगे, थोड़ा कंसंट्रेशन रखना आप सब इस वीडियो में, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हमें अच्छे से समझना है इस वीडियो में। तो सबसे पहले आर्टिकल 25 की बात करें तो आर्टिकल 25 क्या बोलता है बेसिकली। आर्टिकल 25 बेसिकली बोलता है कि भाई आर्टिकल 25 प्रोवाइड कर रहा है राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपेगेट, कॉन्साइंस रिलीजन। यानी जो आर्टिकल 25 है वो सबसे पहली बात करता है कॉन्साइंस की, कि भाई हर व्यक्ति के पास अपना अधिकार है कॉन्साइंस का। कॉन्साइंस का मतलब है कि भगवान से आपका मिलन कैसा है, गॉड को आप किस फॉर्म में देख रहे हैं। हो सकता है कोई कहे कि गॉड ऑमनी प्रेजेंट है, हर जगह प्रेजेंट है। कोई गॉड को एज अ लाइट, सूर्यनारायण, जैसे सूर्य निकलता है उनको भी हम सूर्यनारायण बोलते हैं, भगवान मानते हैं। कोई के लिए अल्लाह, कोई के लिए भगवान, किसी के लिए गुरु नानक जी। सबके लिए अलग अलग जो है डेफिनेशन वेरी करती है गॉड की अकॉर्डिंग टू डिफरेंट रिलीजन, और अलग अलग फॉर्म में जो है हम भगवान को देखते हैं। जैसे कि कोई मूर्ति पूजा करता है और कोई मूर्ति पूजा नहीं करता है। सो अलग अलग फॉर्म है कॉन्साइंस का, एक डिवाइन पावर से अपने को रिलेट करने का। फिर बात करते हैं हम किसकी, प्रोफेस की। प्रोफेस का मतलब होता है सबके अलग किस किस रिलीजन में हम फॉलो कर रहे हैं। जैसे हिंदुइज्म हो गया, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, मुस्लिम जो है। तो अलग अलग रिलीजन में हम जो है किस तरीके से जो हमारा रिलीजन है उसको हम मान रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। प्रोपेस के बाद आता है आपका प्रोपोगेट, कि आपके जो भी रिलीजन को आप फॉलो कर रहे हैं उसको आप किस तरीके से प्रोपोगेट कर रहे हैं, अपने रिलीजन को और किस तरीके से बढ़ावा दे रहे हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को फोर्सफुली कन्वर्ट करेंगे। यानी आप किसी को फोर्सफुली इस बात के लिए नहीं बोल सकते कि आप अपना रिलीजन छोड़कर दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हो जाइए। इस चीज़ के लिए आप नहीं बोल सकते, आप प्रोपोगेट कर सकते हैं अपना रिलीजन ज़्यादा से ज़्यादा। और बात करें इसके अलावा तो प्रैक्टिस, यानी हम जिस रिलीजन को प्रैक्टिस कर रहे हैं उसकी बात यहाँ पर की गई है। फिर आगे हम फर्दर बात करें इसमें तो जैसे हम सेक्युलरिज्म जो है, सेक्युलरिज्म बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, सेक्युलरिज्म उसका पार्ट है। इस बात को बोला गया था केशव नंदा भारती केस में, और बोला गया था आपका SR बोमाई केस में। तो आपकी कॉपी में इंपोर्टेंट नोट कर लें आप 11 स्टार मार्क करके, कि सेक्युलरिज्म जो है वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का, जिसमें केशव नंदा भारती केस और आपका SR बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये दो इंपॉर्टेंट केस लॉ हैं। फिर बात करें थोड़ा सेक्युलरिज्म के इंपॉर्टेंट फीचर्स इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो इंडिया में ये बोला है कि भाई जो इंडिया है वो सबसे पहले इक्वल डिस्टेंस सभी रिलीजन से मेंटेन करेगी, और कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा, नॉन थियोक्रेटिक स्टेट फॉलो होगा, कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा इंडिया का पर्टिकुलर, सेक्युलरिज्म फॉलो होगा, सभी रिलीजन को इक्वल प्रमोट किया जाएगा। जैसे कि आप सभी जानते भी हैं कि मुख्यमंत्री दर्शन योजना होती है हिंदुइज्म के लिए, और मुस्लिम के लिए अगर हम बात करें तो मुस्लिम के लिए जो होता है हज जो होता है उसके लिए जो गवर्नमेंट पैसा देती है। तो सभी रिलीजनों का इक्वल एम्फेसिस, इक्वल ध्यान रखा जाता है। और अगर हम इसमें बात करें तो रिलीजन को एज ए फंडामेंटल राइट से जोड़कर नहीं देखा जाएगा अधिकार के रूप में। और कोई भी पब्लिक ऑफिस अगर है तो किसी भी पब्लिक ऑफिस को जो है किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए प्रिजर्व नहीं किया जाएगा। यानी कोई भी पब्लिक ऑफिस है गवर्नमेंट का, सो रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। रिलीजन के बेसिस पर आप किसी भी रिलीजन के बेसिस पर आप किसी भी पब्लिक ऑफिस के लिए डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते कि भाई लेट सपोज कि हिंदुइज्म के लिए जो पर्टिकुलर ऑफिस है गवर्नमेंट का ये रिजर्व है, या मुस्लिम के लिए रिजर्व है, या सिखिज्म के लिए रिजर्व है, तो ऐसा भी आप नहीं कर सकते। और हम फर्दर बात करें तो जैसे शेरूर मठ केस है, शेरूर मठ केस जैसा कि आप जानते हैं लक्ष्मेंद्र केस भी इसको बोलते हैं, और तो इसमें भी इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस की बात की गई कि इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस किस किस चीज़ को बोला जाता है। तो जैसे कि मान लीजिए आपकी नमाज आपने परफॉर्म करी, अब नमाज में जो पूजा आपने करी वही कोर रिलीजन का पार्ट है, बट उसके बाद आपने जो सिवैयाँ बांटी सभी के लिए, मिठाई बांटी, तो वो पार्ट इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का। हिंदुइज्म में जो भी आप पूजा कर रहे हैं वो कोर पार्ट है। उसके बाद आप फल वितरित कर रहे हैं, जो भी मिठाई वितरित कर रहे हैं, प्रसाद वितरित कर रहे हैं, तो
तो दैट इज पार्ट ऑफ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। बात करें हिजाब केस की, तो हिजाब जैसे कि क्या हुआ था कि बुर्का वगैरह पहनना, हिजाब जो है बैन किया गया था कर्नाटक में स्कूल में। तो स्टूडेंट ने जो है एक PIL वगैरह जो कि कोर्ट केस फाइल किया कर्नाटक हाई कोर्ट में। तो कर्नाटक हाई कोर्ट ने बोला कि भाई हिजाब पहनना जो है वैलिड नहीं है स्कूल प्रीमाइस में, सो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया। उसी प्रकार कृपाण रखना जो है वो उसको भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया हाई कोर्ट ने। तो इस तरीके से इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, कृपाण रखना भी इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, हिजाब और जो बुर्का वगैरह पहनना वो भी इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है इनसाइड स्कूल प्रीमाइसेस। सो ये सारी बातें इसमें हमने करी। और थोड़ा डिटेल में जो शेरूर मठ केस है उसको हम आर्टिकल 26 के साथ जब लिंक करेंगे, पूरा सबरीमाला का जो केस है 4:1 के मेजोरिटी से जैसे रिसेंट में जो थी वो हिंदू मल्होत्रा थी, सो उसको पूरा हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना डिस्कस किया हमने। और बात करते हैं हम साय बानो केस की। सो साय बानो केस में क्या हुआ था बेसिकली कि एक जो थी मुस्लिम वुमेन थी, और साय बानो केस जो था इसमें दूसरी तरफ थे मोहम्मद अली वो भी एडवोकेट थे शायद। मोहम्मद अली जो है और साय बानो दोनों हस्बैंड वाइफ, इनके बीच में जो केस चला था। तो जो साय बानो थी उनकी 75 ईयर बहुत ओल्ड एज थी, और उस ओल्ड एज में उनको जो है ट्रिपल तलाक का बोला गया था, मतलब उनको तलाक के लिए बोला था उनके हस्बैंड ने कि मैं आपको तलाक दे रहा हूँ। तो अब इस केस में जब तलाक मिल रहा था उनको 75 एज हो गई थी, तो मैरिज का भी कुछ नहीं था कि भाई अब वो मैरिज कर सके, मैरिज नहीं कर सकती थी। तो इस केस में सेक्शन 125 ऑफ CRPC, जो सेक्शन 125 है CRPC का, उसमें प्रोविजन है कि जो भी मजिस्ट्रेट है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तो जो भी मजिस्ट्रेट है वो क्या कर सकता है 3 महीने तक के लिए हस्बैंड को, मतलब जो हस्बैंड है वाइफ के, उनको ऑर्डर कर सकता है कि भाई आप इनके लिए जो भी है इनका खर्चा पानी वो आप देंगे। 3 महीने के प्रोविजन क्यों है? क्योंकि 3 महीने के बाद क्या है कि 3 महीने तक जो पर्टिकुलर वुमेन, मुस्लिम वुमेन, वो शादी नहीं कर सकती, जिससे कि क्योंकि अगर 3 महीने के अंदर उन्होंने शादी करी तो चाइल्ड का इशू आ जाएगा, और चाइल्ड का इशू आता है तो आगे चल के पैतृक संपत्ति के अधिकारों का किस तरीके से बंटवारा किया जाए उसको लेकर इशू आ जाएगा। सो ये जो भी मतलब मुस्लिम इसमें कस्टम में बोलते हैं कि ये बिद्दत का पीरियड है, इद्दत का, तो उस पर्टिकुलर पीरियड में जो है 3 महीने तक का बोला। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जब केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं भाई 3 महीने के बाद भी जो है खर्चा पानी जो है वुमेन को दिया जाना चाहिए। बट जब आगे फर्दर मुस्लिम वुमेन डिवोर्स का जो प्रोटेक्शन राइट एक्ट है डिवोर्स के लिए, उसको जब पार्लियामेंट ने राजीव गांधी गवर्नमेंट में जब इनेक्ट किया तो उसमें इस बात को बोल दिया गया कि भाई 3 महीने तक ही जो है खर्चा पानी मिलेगा, उसके बाद जो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गार्जियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस वुमेन के लिए। तो इस तरीके से इस बात को बोला गया, पिटीशन फाइल हुई। फिर तो साय बानो केस में पूरा इस तरीके से बोला गया। फिर बात करें अगर हम उसकी शायरा बानो केस की, तो शायरा बानो केस में भी जो है इस बात को बोला गया कि जो ट्रिपल तलाक है, ट्रिपल तलाक में क्या था कि तलाक 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 लगातार अगर कोई बोलता है तो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर की गई शायरा बानो केस में। जैसे एक बार तलाक किसी ने बोला, फिर 2 महीने बाद बोला या 3 महीने बाद बोला, तो वो आज भी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। बट इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि हम देखें इस तलाक बिद्दत को तो एक इनोवेशन है, ये इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का पार्ट नहीं है। और अगर कोई तलाक बिद्दत इंस्टेंट ट्रिपल तलाक आज भी अगर सोसाइटी में प्रैक्टिस करता है तो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। इसके लिए पुलिस को वारंट की या कोर्ट के वारंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाएगा। हाँ, इस केस में ये हो सकता है कि कंपाउंडेबल, अगर वुमेन चाहे, वाइफ चाहे, तो ये ऑफेंस कंपाउंडेबल कैटेगरी में, मतलब जो सेटलमेंट हो सकता है हस्बैंड वाइफ के बीच में, कंपाउंडेबल ऑफेंस के तहत सेटलमेंट हो सकता है, और जो भी पनिशमेंट हस्बैंड को दी गई है वो माफ़ की जा सकती है। और इसमें जो भी सब्सटेंटिव मतलब कहना चाहिए कि कंपनसेशन की बात भी की गई है कि भाई अगर आप जो तलाक बिद्दत अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जो आपको जो है कंपनसेशन भी प्रोवाइड करना होगा। तो इस तरीके से हमने पूरा अच्छे तरीके से शायरा बानो केस को डिस्कस किया। बहुत अच्छे तरीके से सेक्शन 125 CRPC का देखा कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो 3 महीने तक का जो खर्चा पानी है वुमेन के लिए दिया जाना चाहिए। और फिर हमने बात करी कि किस तरीके से शायरा बानो केस में जो है इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जो है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया, तलाक बिद्दत को, क्योंकि वो एक इनोवेशन था। हमने सेकुलरिज्म को देखा कि भाई कोई भी पब्लिक ऑफिस है, उस पब्लिक ऑफिस को आप डिनाई नहीं कर सकते, रिलीजन की बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। शेरूर मठ केस देखा, ईश्वरानंद भारती केस देखा, SR बोमाई केस देखा, इस तरीके से वो सेकुलरिज्म के इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। और आर्टिकल 25 को देखा कि वो
राइट टू प्रोग्रेस, प्रैक्टिस, प्रोपोगेट रिलीजन, कॉन्साइंस, गॉड से हमारा जो रिलेशन है, उस सबको हमने देखा। तो इस तरीके से हमारा आर्टिकल 25 बहुत डिटेल में विद केस लॉ डिस्कस किया। कल हम आपसे फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, इसमें आर्टिकल 26 और आर्टिकल 27 हम कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरीके से 28, 29, 30, 31, 32 तक हम जाएंगे, पूरा फंडामेंटल राइट अच्छे से कवर करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी आपसे, हम कोशिश करेंगे कि एक इथिक्स का वीडियो अपलोड किया जाए। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि विजन IAS में मेरा 105 स्कोर था, टॉपर का 115, सो बहुत ही मेरा अच्छा स्कोर रहा है लगातार। इथिक्स जो विजन IAS की टेस्ट सीरीज है उसमें ऑल इंडिया में अच्छी रैंक आती थी मेरी, तो बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको गाइड कर सकता हूँ इथिक्स के लिए। बस आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो थैंक्स अ लॉट वेरी मच, मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।